ये कहानी एक ऐसे वर्टिकल जेल की है जहां खतरनाक से खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। इस जेल में टोटल 333 फ्लोर हैं और हर एक सेल में 2 लोगों को रखा जाता था। इस विचित्र जेल की खासियत ये थी कि यहाँ वो लोग भी फॉर्म फिलअप करके आ सकते थे जो कि बाहरी दुनिया से थक चुके हैं या फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। यहाँ आने से पहले सभी से उनके फेवरेट खाने की चीज पूछी जाती थी, जिसे बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग प्लेटफॉर्म पर रख देते थे। आगे उन तक पहुंचे या ना पहुंचे इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस जेल के हर एक सेल के बीच में एक बड़ा सा होल था जिसके ऊपर से ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता था, जिसमें कि जितने लोग इस जेल में रहते हैं उन सबका कोई एक फेवरेट खाना होता था। और हर एक सेल में ये प्लेटफॉर्म सिर्फ 2 मिनट रुकता था। उतने टाइम में जितना खाना खा सकते हो खा लो, 2 मिनट के बाद वो प्लेटफॉर्म नीचे चला जाएगा। और अगर किसी ने लालच में आकर खाना प्लेटफॉर्म से निकालकर अपने सेल में रखा तो प्लेटफॉर्म नीचे जाने के बाद उनका सेल या तो इतना गर्म होगा कि वो लोग जलकर मारे जाएंगे या फिर इतना ठंडा होगा कि वो लोग जमकर मारे जाएंगे। इस जेल की एक और खास बात थी कि यहाँ कैदियों को आने से पहले उन्हें अपने साथ किसी भी एक चीज को ले जाने की इजाजत थी। पर इस जेल में रहना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि हर 30 दिन के बाद उनके सेलों को बदल दिया जाता था और जो भी ऊपर वाले सेलों में पहुंचता तो वो लोग प्लेटफॉर्म से जी भर के खाना खाते और बर्बाद करते, जिस वजह से नीचे वाले लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाता था और आखिरी फ्लोर तक तो सिर्फ जूठे बर्तन ही पहुंचते थे। अब यहाँ पर भी कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो कि इस जेल में जाने वाले थे। उनसे उनका फेवरेट फूड पूछा जाता है और उन्हें अपने साथ कोई एक चीज ले जाने की इजाजत दे दी जाती है। इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर पेरेम्पॉन को देखते हैं, जिसकी जब आंख खुलती है तो वो लेवल 24 पर थी, जहाँ उसके साथ उसका एक मोटा सा सेलमेट था जिसका नाम जेमिटियन था, जिसे हम कहानी में जैमी कहकर बुलाएंगे। जैमी दिखने में बहुत कठोर और सख्त टाइप का आदमी था और उसे पिज्जा खाना बहुत पसंद था। इतना कि उसे जब एक दिन पिज्जा नहीं मिला तो उसने अपने घर के साथ अपने माँ बाप को भी जलाकर मारने की कोशिश की थी और तब से उसके माँ बाप उससे डरने लगे थे। इसलिए उन्होंने उसे इस जेल में भेज दिया ताकि वो सुधर जाए। और यहाँ पर उसने अपना फेवरेट फूड भी पिज्जा ही लिखवाया था। पर जब खाने से भरा प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर पहुंचता है तो किसी ने उसके पिज्जा में से सारा चिकन खाया हुआ था, जिसे देखकर जैमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अब प्लेटफॉर्म से दूसरा खाना खाने लगता है। लेकिन तभी उसके ऊपर वाले लेवल यानी कि लेवल 23 से रूबेस्पियर और उसकी सेलमेट उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि उसका पिज्जा लेवल 21 वालों ने खाया है और वो भी उनकी ही तरह दूसरे के हिस्से का खाना ना खाए। अगर वो दूसरों के हिस्से का खाना खाएगा तो ये देखकर बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे, जिससे नीचे के लेवल तक खाना नहीं पहुंच पाएगा और इससे उनकी बनाई गई चेन भी टूट जाएगी। दरअसल इस जेल में अब बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बन चुका था जो कि एकजुटता में विश्वास रखते थे और सिर्फ अपने हिस्से का ही खाना खाते थे, जिन्हें लॉयलेंस कहा जाता था। पर यहाँ ऐसे लोग भी थे जो उनके इस नियम को नहीं मानते थे। अगर प्लेटफॉर्म में उन तक खाना पहुंचता तो वो लोग जी भर के खाते और बर्बाद करते, जिन्हें की लॉयलेंस पकड़ते और उन्हें सजा देते ताकि उनका ये रूल टूटे नहीं और खाना सभी लेवल्स तक पहुँच पाए। इसलिए यहाँ पर रूबेस्पियर जैमी को भी समझाता है कि वो दूसरों का खाना ना खाए और जिसने भी उसका पिज्जा खाया है कल उनके 19 और 20वें लेवल के साथ ही लेवल 21 में जाएंगे और उस पिज्जा खाने वाले को सबक सिखाएंगे। अब यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद भी जैमी उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। तब पेरिम्पॉन उसे अपना खाना खाने के लिए देती है, जिससे वो उसकी बात मान जाता है। पर वो कहता है कि भले ही वो आज मान गया पर कल अगर ऐसा हुआ तो वो भी दूसरे का खाना खा लेगा। जिसके बाद अगले दिन जब जैमी अपने पिज्जा और प्लेटफॉर्म के नीचे आने का इंतजार कर रहा था तो उसे प्लेटफॉर्म के ऊपर से लड़ाई और मार धाड़ की आवाजें सुनाई देती है। तब उसके ऊपर के लेवल का रूबेस्पियर इन्हें बताता है कि उनके 19-20 लेवल के साथ ही लेवल 21 में गए थे, पर शायद वो उन्हें रोकने में नाकामयाब हुए। तो अब उन्हें उस पिज्जा चोर से लड़ना होगा और उसे पकड़ना होगा। अब यहाँ लड़ाई की बात सुनकर तो जैमी की हवा निकल जाती है। वो देखने में भले ही तगड़ा और हट्टा कट्टा था पर अंदर से वो बहुत ही डरपोक था। और फिर जैसे जैसे प्लेटफॉर्म उनके लेवल में आने लगता है तो वो डर के मारे कहता है कि वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता और जिसने भी उसका पिज्जा खाया वो उसे माफ कर देगा। फिर जब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर रुकता है तो उसमें एक आदमी की लाश थी जो कि लेवल 21 में रहने वालों में से एक था। और तभी ऊपर से रूबेस्पियर उस दूसरे आदमी से भी लड़ते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरता है, जो देखकर यहाँ जैमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर पेरिम्पॉन लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी ऊपर वाले फ्लोर में जिसमें कि रूबेस्पियर की सेलमेट थी वहाँ गर्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ लड़ते वक्त बहुत सारा खाना उनके सेल में गिर चुका था, जिसे उसकी सेलमेट जल्दी से नीचे गिराने लगती है। पर तभी गर्मी की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और रूबेस्पियर की सेलमेट भी जलकर यहाँ नीचे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरती है। तब पेरिम्पॉन जल्दी से उसे चादर से ढककर उसकी आग बुझाती है, पर तभी यहाँ वो लेवल 21 का पिज्जा चोर इन पर हमला कर देता है। तब पेरिम्पॉन उसे मारकर बेहोश कर देती है और तभी वो प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है।
ये देखकर रूबेस्पियर उनसे कहता है कि जल्दी से सेल में गिरा हुआ खाना नीचे फेंको, नहीं तो वो लोग भी जलकर मारे जाएंगे। तब ये लोग उस गिरे हुए खाने को प्लेटफॉर्म के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद यहाँ रूबेस्पियर उस लेवल 21 वाले आदमी को बांध देता है और कहता है कि वो उसे अपने मास्टर के बनाए गए लीडर के पास ले जाएगा। तब यहाँ जेमी वही कुत्तों वाली हरकत करता है। लड़ाई के वक्त तो वो बस खड़ा होकर देख रहा था और जब उस पिज्जा वाले को उन लोगों ने बांध दिया तो वो उसे मारने लगता है, जिसे कि रूबेस्पियर रोकता है। पर जब पेरिम्पॉन उसे बता दिया कि उसकी सेलमेट यानी कि जो आग में जली थी वो मर चुकी है, तो रूबेस्पियर गुस्से में उस पिज्जा चोर को बहुत कूटता है और फिर उनसे कहता है कि वो उसे कल मास्टर के बनाए गए लीडर के पास ले जाएगा और वो ही इसे सजा देंगे। वो बताता है कि एक बार उनके मास्टर लगातार नीचे के सेल में थे जहां खाना कभी पहुंचता ही नहीं था। तब उनके मास्टर ने अपने जांग के मांस को खाया और वहां मौजूद जरूरतमंदों को भी खिलाया। तब से वो लोग यहां मौजूद सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं और उन्होंने ही ये रूल बनाए हैं ताकि सभी लोगों तक खाना पहुंच पाए। अब यहाँ रात में जब रूबेस्पियर उस सेलमेट को बांधकर उस होल से नीचे फेंक रहा था तो जेमी कहता है कि वो लोग इसे फेंकने के बजाय उन जरूरतमंदों को क्यों नहीं देता है जो कि नीचे भूख से मर रहे हैं। तब रूबेस्पियर कहता है कि ये उनके मास्टर के रूल के खिलाफ है और इंसान का इंसान को खाना वर्जित है। तब जेमी उसे कहता है कि अब तो तुम लोग इन रूल्स को अपने हिसाब से ही बना रहे हो। जिसके बाद अब यहाँ रूबेस्पियर अपनी सेलमेट को उस होल से नीचे फेंक देता है, जो कि वहाँ टूट फूट कर जब आखिरी फ्लोर में गिरती है तो वहाँ नीचे इतने भयानक लोग थे कि वो लोग उसकी हड्डियों तक चट कर जाते हैं, जैसे कि कई दिनों से भूखे खूंखार कुत्ते हो। फिर इसके अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो उसमें जेमी का पिज्जा सही सलामत था, जिसे उठाकर वो मजे से खाने लगता है। और फिर ये लोग जब अपना खाना खा लेते हैं तो रूबेस्पियर ऊपर जो भी लोग मारे गए थे उन सब का खाना फेंकने लगता है। इस पर जेमी कहता है कि वो खाना फेंक क्यों रहा है, इसे वो लोग भी तो खा सकते हैं। लेकिन रूबेस्पियर कहता है कि ये भी उनके रूल के खिलाफ है, वो लोग एक ही डिश खा सकते हैं। अगर उन्हें मरे हुए लोगों में से किसी एक का खाना खाना है तो उन्हें अपनी डिश फेंकनी होगी। तब जेमी कहता है कि अगर ये खाना नीचे पहुंचेगा तो वहाँ नीचे वाले लोग भी तो खा सकेंगे। इस पर रूबेस्पियर कहता है कि इससे सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होता है, सभी को नहीं, इसलिए उनका ये रूल है। जिसके बाद वो इस पिज्जा चोर को प्लेटफॉर्म में रखकर नीचे ले जाने लगता है और उनसे कहता है कि वो लोग भी उनके इस नियम का पालन करें। जिसके बाद अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो ये दोनों अपना अपना खाना खा लेते हैं और फिर पेरिम्पॉन उन मरे हुए लोगों का खाना फेंकने लगती है। जेमी उस खाने को फेंकना तो नहीं चाहता था, पर वो पेरिम्पॉन को ऐसा करता देख वो भी फेंकने लगता है, लेकिन फेंकते वक्त वो अपने मुंह में 2-4 दबा ही लेता है। जिसके बाद से ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं जहाँ पेरिम्पॉन और जेमी के बीच भी अच्छी बनने लगी थी और जेमी भी अब मरे हुए लोगों के खाने पर हाथ नहीं मार रहा था। फिर 30 दिन बाद जब उनका सेल में आखिरी दिन था तब पेरिम्पॉन जेमी से उसके बारे में पूछती है। जेमी उसे बताता है कि वो शकल से जितना बेवकूफ़ दिखता है उतना है नहीं। दरअसल उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मैथमेटिक्स में लगा दी थी, पर फिर उसने हार मान ली क्योंकि वो -1 का स्क्वायर रूट निकाल रहा था, जिसे सॉल्व करने पर इमेजिनरी नंबर आता है, यानी कि काल्पनिक नंबर। और क्योंकि जेमी काल्पनिक चीज़ों को मानता नहीं था, उसका मानना था कि काल्पनिक चीज़ों का कोई वजूद नहीं होता क्योंकि वो किसी के काम नहीं आती। तो तब से उसने मैथमेटिक्स भी छोड़ दी और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब भी छोड़ दी। जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर अपने माँ बाप के घर चला गया। तब यहाँ पेरिम्पॉन उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है। इस पर जेमी उसका कोई जवाब नहीं देता, उल्टा वो उससे उसकी कहानी पूछता है। दरअसल पेरिम्पॉन का एक बेटा था जो कि मर चुका था और पेरिम्पॉन उसकी मौत की वजह खुद को मानती थी, इसलिए वो अपने आप को वक्त देने और खुद को माफ करने के लिए यहाँ पर आई थी। अब ये लोग जब यहाँ बात कर ही रहे थे तो नीचे के लेवल में रहने वालों से इन्हें पता चलता है कि इस बार उनका खाना 175वें लेवल तक पहुंचा था, जिससे ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं और पेरिम्पॉन और जेमी भी खुशी से डांस करने लगते हैं। लेकिन अगले दिन जब इनकी आंख खुलती है तो ये दोनों लेवल 180 पर थे, जहां खाना पहुंच पाना किसी मिरेकल से कम नहीं था। अब यहाँ इन्हें पता चलता है कि 169 लेवल पर उनकी चैन टूट चुकी है। और फिर जब यहाँ वो प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो उसमें जूठे बर्तनों के सिवा कुछ भी नहीं था, जो देखकर जेमी बहुत परेशान हो जाता है। तब यहाँ इनके ऊपर वाले लेवल की औरत कहती है कि उनके मास्टर के लीडर्स उन लोगों को सजा दे रहे हैं जिन्होंने पिछले महीने रूल तोड़े थे। वो कहते हैं कि 3 लोगों ने ऐसा किया था, जिनमें से एक लेवल 24 में रहने वाला मोटा सा आदमी था जिसने मरे हुए लोगों का खाना खाया था। उसे ये सब इसलिए पता था क्योंकि जिस वक्त जेमी 24वें लेवल पर चुपचाप से मरे हुए लोगों का खाना खा रहा था तो उसे ऊपर से एक औरत ने देख लिया था। उसके बाद उसने ये बात अपने से नीचे वालों को बताया और फिर नीचे वालों ने अपने से नीचे वालों को, जिससे सभी लॉयलेंस को पता चल गया। और फिर वो औरत उनसे पूछती कि वो किस लेवल में थे। तो यहाँ पेरिम्पॉन जेमी को बचाने के लिए उनसे झूठ बोलती है कि वो 24वें नहीं 48वें लेवल में थे। जिसके बाद से यहाँ पर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, पर एक भी दिन प्लेटफॉर्म पर खाना नहीं आता और इतने दिन भूखे रहने की वजह से जेमी की हालत बिगड़ने लगी थी।
तब पेरिम्पॉन उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन जैमी उसे कहता है कि अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो ऐसे ही मर जाएगा। जिसके बाद रात में उसे एहसास होता है कि वो एक हारा हुआ इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया, ना अपने माँ बाप के लिए अच्छा बेटा बन पाया, ना ही वो अच्छा पति और ना ही अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता। वो बस अपनी पूरी ज़िंदगी एक झूठी सान में जीता रहा। उसने सभी को दिखाया कि वो कितना सख्त और कठोर है, पर अंदर से वो एक डरपोक इंसान था। यहाँ तक कि अब उसे इस बात का भी गिल्ट होता है कि उसने मरे हुए लोगों का खाना खाया, जिससे नीचे कई लोग बच सकते थे। और अब वो ये नहीं चाहता था कि उसकी वजह से पेरिम्पॉन मुसीबत में पड़े, क्योंकि उसकी इस गलती की सजा लॉयलेंस का लीडर पेरिम्पॉन को भी दे सकता है। इसलिए अब जैमी गिल्ट में आकर और अपनी जिंदगी की गई सारी गलतियों को एक्सेप्ट करके खुद को आग लगाकर नीचे कूदने वाला था। तब पेरिम्पॉन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जैमी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो वो उसके बच्चों से मिलकर कहे कि उनके पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। ऐसा कहकर वो अपने आप को अपने लाइटर से आग लगाकर नीचे कूद जाता है। तब उसके कूदने से यहाँ नीचे वाले लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग तो उसे खाने के लिए उसकी लाश को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब अगले महीने पेरिम्पॉन की आँख खुलती है तो वो 51वें लेवल पर थी और उसके साथ एक लड़की थी जिसका हाथ कटा हुआ था। वो यहाँ ऐसा बिहेव करती है कि आज उसका पहला दिन है। तब पेरिम्पॉन उसे यहाँ के सारे रूल और कायदे समझा देती है, जिसके बाद इन्हें ऊपर और नीचे के लेवल से पता चलता है कि लेवल 71 तक उनके साथी लॉयलेंस हैं, पर उनके कुछ लोगों के साथ नए लोग भी हैं। तब उनके बारे में जानकर इन्हें पता चलता है कि लेवल 54 में एक ऐसा आदमी है जो कि पिछली बार लेवल 2 पर था और उसने वहाँ जी भर के खाना खाया और बर्बाद किया, यानी कि उसने उनके बनाए गए रूल को नहीं माना। तब ये जानकर पेरिम्पॉन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही जैमी ने अपनी जान ले ली थी और अब यहाँ उसका लाइटर भी पेरिम्पॉन के पास था। वो किसी भी हालत में लेवल 54 वाले आदमी को बचने का मौका देना नहीं चाहती थी। फिर अगले दिन जब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आता है तो यहाँ वो लड़की भी पेरिम्पॉन का साथ देती है और लोहे की एक रॉड लेकर वो दोनों उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर जब वो दोनों लेवल 52 में पहुंचते हैं तो वहाँ वाले लोग उनसे कहते हैं कि ये उनके रूल के खिलाफ है, इससे उनकी बनाई गई चेन टूट जाएगी और ऊपर तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। उनके रूल के अकॉर्डिंग लेवल 52 और 53 के लोगों को नीचे जाना चाहिए उस 54 लेवल वाले से लड़ने के लिए, पर पेरिम्पॉन उन्हें कहती है कि वो किसी भी हालत में उस लेवल 54 के आदमी को छोड़ना नहीं चाहती है। तो अब यहाँ इनमें से एक आदमी यहीं पर रुकता है और एक पेरिम्पॉन के साथ प्लेटफॉर्म में चढ़ जाता है, जिसके बाद ये लोग लेवल 53 के लोगों को लेकर लेवल 54 में जाते हैं। पर लेवल 54 का वो आदमी बहुत ही खतरनाक था। उसने अपने पार्टनर को बेड पर बांध रखा था और जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो वो इन लोगों पर भी कांच के टुकड़े से हमला कर देता है। तब ये सभी लोग उसके साथ लड़ते हैं, पर वो इन सब पर भारी पड़ता जा रहा था। साथ ही उसने यहाँ एक आदमी को तो मार भी दिया था। जिसके बाद वो यहाँ पेरिम्पॉन की सेलमेट जिसका हाथ कटा था उसका गला काटने की कोशिश करता है, पर तभी पेरिम्पॉन उस पर रॉड मार देती है और अब उसके पास पूरा मौका था उसे जान से मारने का। लेकिन तब वो आदमी उससे अपनी जान की भीख मांगता है। वो कहता है कि उसने ये सब भूख की वजह से किया था और वो यहाँ पिछले 1.5 साल से फंसा हुआ है। ये सारी बातें सुनने के बाद पेरिम्पॉन उसे मार नहीं पाती, क्योंकि उसने आज तक किसी की भी जान नहीं ली थी। और तभी वो प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है, जिसमें वो आदमी जल्दी से कूदकर नीचे चला जाता है। तब पेरिम्पॉन की सेलमेट उसे बचकर जाने देना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि अगर वो जिंदा रहा तो उनके लोग मरते रहेंगे, जिससे यहाँ पेरिम्पॉन को समझ में आता है कि वो यहाँ नई नहीं है। तब वो लड़की उसे बताती है कि वो पिछले 6 महीने से यहाँ पर है। वो जब यहाँ पहली बार आई थी तो उसकी सेलमेट केकासी नाम की लड़की थी, जिसने उसे यहाँ के सारे रूल समझा दिए थे। जिसके बाद से वो भी उनके ग्रुप लॉयलेंस में शामिल हो गई और फिर तब से वो लोग सिर्फ अपना खाना खाते थे और कभी कभी लड़ने के लिए उन दरिंदों के सेल में जाते थे जो कि दूसरों का खाना खा जाते या फिर उनके रूल को नहीं मानते थे। पर एक दिन उन्हें एक सेल में एक आदमी मिला जो मरने की हालत में था, तो तब उन्हें उस पर तरस आ गया और उन्होंने उस आदमी को एक मरे हुए आदमी का मांस खाने के लिए दे दिया। जिसके कुछ दिनों बाद लॉयलेंस का लीडर डागिन बाबी अपने कुछ लोगों के साथ उनके सेल में आया, जो कि बहुत ही निर्दय और कठोर था। वो किसी भी तरह की गलती की बहुत बड़ी सजा देता था। अब क्योंकि उन लोगों ने भी उस आदमी को मांस खिलाकर गलती की थी तो वो उन्हें सजा देने के लिए यहाँ पर आया था। पर तभी केकासी ने उस पर हमला कर दिया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। जिसके बाद डागिन बाबी ने गुस्से में केकासी को नंगा करके प्लेटफॉर्म से बांधकर नीचे भेज दिया, जहाँ नीचे वाले भूखे लोग उसे जिंदा खा गए। और उसी ने इस लड़की के भी हाथ को काटा था, क्योंकि उसने केकासी की मदद की थी। अब यहाँ वो लड़की पेरिम्पॉन को बताती है कि यहाँ से जिंदा बचना नामुमकिन है और क्योंकि उन्होंने यहाँ नीचे वाले सेल में आकर गलती की है तो कल डागिन बाबी उनके सेल में आएगा और उन्हें सजा देगा। वो कहती है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो वो यहाँ से इंटरवल के टाइम भाग सकते हैं। इंटरवल दरअसल वो टाइम होता है जब महीने का आखिरी दिन होता है
और सभी के सेलों में एक बेहोशी की गैस छोड़ दी जाती है। तब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां आते हैं और सभी कैदियों के सेल को बदल देते हैं। इस पर पेरेम्पोन कहती है कि भागना यहाँ से इम्पॉसिबल है, क्योंकि गैस की वजह से वो लोग तो बेहोश हो जाते हैं। यहाँ इनके साथ हम एक और सेलमेट को देखते हैं जो कि इनके सामने सोने का नाटक कर रहा था, पर असल में तो वो इनकी सारी बातें सुन रहा था। जिसके बाद अगले दिन पेरेम्पोन और ये लड़की जब हॉल से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ डागिन बाबी ने एक आदमी को नंगा करके प्लेटफॉर्म से बांध रखा था और फिर वो उसकी गर्दन काट देता है, क्योंकि उसने दूसरे लोगों का खाना खाया था। जिसके बाद वो अपने लोगों के साथ प्लेटफॉर्म से यहाँ इनके पास पहुँच जाता है और वो अब इन दोनों को भी पकड़कर कहता है कि तुम दोनों की वजह से उनकी बनाई गई चेन टूटी, क्योंकि उनके नियम के अकॉर्डिंग लेवल 52 और 53 के ही लोगों को 54 में जाकर उस आदमी को मारना था। पर क्योंकि पेरेम्पोन और वो लड़की भी प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई, जिससे बाकी लोगों और उनके बीच का कनेक्शन टूट गया। और अब क्योंकि उन्होंने इस नियम को अपने हिसाब से बदला था, इसलिए वो उन्हें सजा के तौर पर पेरेम्पोन की सेलमेट जिसका हाथ कटा था उस लड़की को नंगा करके प्लेटफॉर्म पर बांध देता है, क्योंकि उसने दूसरी बार गलती की थी। और फिर वो यहाँ पेरेम्पोन का भी एक हाथ कटवा देता है। तब इसी वक्त यहाँ वो आदमी जो कि पेरेम्पोन के सेल में था, वो डागिन बाबी को बताता है कि अगर उसने इसे जिंदा छोड़ा तो वो यहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था और इन्हें पता है कि यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ से ये लोग भाग सकते हैं, पर उसके लिए इन्हें पहले कुत्ता खाना पड़ेगा। जिस बात को सुनकर यहाँ कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन डागिन बाबी उसे अपने साथ रख लेता है। जिसके बाद हमें प्लेटफॉर्म के सबसे नीचे बहुत सारे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एक पिरामिड स्लाइड को एक चेन की तरह हाथ पकड़कर घेर रहे थे, पर अब उनमें से एक का हाथ छूट चुका था। जिसके बाद वो सारे बच्चे उस पिरामिड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ अगले महीने जब पेरेम्पोन की आंख खुलती है तो वो लेवल 72 में थी, जहाँ उसके साथ एक नया सेलमेट था और ये था ट्रिमगासी। इस बुड्ढे को आप लोग जानते होंगे जिसने पार्ट 1 देखा होगा। वैसे ये उस कहानी का प्रीक्वल है, तो इसके बाद भी आप उस पार्ट 1 वाली वीडियो को देख सकते हैं। खैर आते हैं कहानी में। अब यहाँ पेरेम्पोन जब उठती है तो उसने सोच लिया था कि वो अब से लॉयलेंस का साथ छोड़ देगी, वो यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलेगी। तब उसे अपनी पुरानी सेलमेट की कही हुई बात याद आती है कि वो लोग इंटरवल के टाइम भाग सकते हैं। उसने उसे बताया था कि नीचे सेलों में से किसी एक सेल में एक कुत्ते की पेंटिंग है, जिसे अगर वो लोग इंटरवल के वक्त खा लें तो वो लोग उस गैस से बेहोश होने से बच जाएंगे, क्योंकि वो पेंटिंग एक ऐसे केमिकल से बनी है जो कि उस गैस को इनहेल करने से रोक देती है, पर ऐसा करने में उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन अब पेरेम्पोन किसी भी हालत में यहाँ से निकलना ही चाहती थी, इसलिए वो ट्रिमगासी से पूछती है कि वो यहाँ अपने साथ क्या लेकर आया है। तो ट्रिमगासी उसे अपना चाकू दिखाता है। तब पेरेम्पोन उससे उस चाकू को उधार मांग लेती है और ट्रिमगासी से कहती है कि ऊपर और नीचे वालों की बात ना सुनना। जिसके बाद यहाँ पर जब खाने का भरा प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो ट्रिमगासी बिना किसी फिक्र के मजे से खाने लग जाता है और वाइन वगैरह पीने लग जाता है। तब ऊपर वाले लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर ट्रिमगासी उनकी एक नहीं सुनता और सीधे खाते रहता है। फिर यहाँ पेरेम्पोन भी उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म में चढ़ जाती है और वो ट्रिमगासी को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। तो ट्रिमगासी उसकी बात मानकर उसके साथ नीचे जाने लगता है, जहाँ नीचे कुछ लॉयलेंस थे तो कुछ ऐसे लोग जो कोई रूल नहीं मानना चाहते थे, जिनसे पेरेम्पोन कहती है कि जैसे कि उन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया है, हम भी एक ग्रुप बनाते हैं उनका मुकाबला करने के लिए, नहीं तो वो लोग ऐसे ही नीचे आएंगे और हम जैसे लोगों को मार डालेंगे, क्योंकि हम उनके रूल नहीं मानते। और वैसे भी डागिन बाबी अपने ही लोगों को छोटी सी गलती पर मार देता है। अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद एक एक करके सभी लोग उनके साथ आ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि लॉयलेंस का रूल तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सिर्फ अपने सेल में ही रहते हैं। अब यहाँ पेरेम्पोन और बाकी सब लोग उस प्लेटफॉर्म से नीचे जाने लगते हैं, तो नीचे एक सेल में हम कल्वाडॉन को भी देखते हैं, जिसे जब ये लोग अपने साथ आने के लिए कहते हैं तो वो कहता है कि बाहर जाने का रास्ता ऊपर से है, नीचे से नहीं, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाता। और इसी तरह ये लोग एक नीचे सेल में पहुंचते हैं, जहां पर पेरेम्पोन को उस कुत्ते की पेंटिंग दिखती है, जिसे देखकर वो सभी को इसी सेल में रुकने के लिए कहती है। इसके बाद ये लोग रात भर इसी सेल में पार्टी करते हैं और इनके पास जो भी कुछ था उससे ये लोग अपने लिए हथियार बना लेते हैं, ताकि अगले दिन जब डागिन बाबी अपने लोगों के साथ इनसे लड़ने के लिए आए तो ये लोग उनका मुकाबला कर सके। लेकिन अगले दिन जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि डागिन बाबी और उसके लोग प्लेटफॉर्म का सारा खाना नीचे फेंक रहे हैं। और फिर जब प्लेटफॉर्म इनके सेल में पहुंचता है तो उसमें उनके लिए कोई भी खाना नहीं था और डागिन बाबी ऊपर वाले लेवल में ही उतर गया था। वो इन सब से कहता है कि अब से अगले 30 दिनों तक इसी तरह तुम भूखे रहोगे और फिर जब तुम भूख से कमजोर हो जाओगे तो हम लोग नीचे आएंगे और तुम सबको मार देंगे। जिससे अब यहाँ सभी लोग घबराने लगते हैं, पर ये उसे कहते हैं कि नीचे तुम्हारे लोग भी तो हैं, उनका क्या होगा। इस पर डागिन बाबी कहता है कि अपने रूल को बचाने के लिए उनकी कुर्बानी जायज है।
वो उनसे कहता है कि अगर वो लोग हार मान लेते हैं और अपने लीडर का नाम बताते हैं तो सिर्फ सजा उस लीडर को ही मिलेगी और बाकियों को छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर यहाँ नीचे एक बुढ़ा सभी से कहता है कि उन्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए, वो उन्हें एक मौका दे रहा है। पर यहाँ उस बुढ़े की कोई बात नहीं सुनता। लेकिन ये लोग परेशान हो जाते हैं कि वो अगले 30 दिनों तक खाएंगे क्या। तब ट्रिमगासी सभी से कहता है कि वो लोग नीचे जाकर डागिन भाभी के उन लॉयलेंस को मारकर भी तो खा सकते हैं, जिससे ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और डागिन भाभी से कहते हैं कि अगर उसने खाना प्लेटफॉर्म से नीचे नहीं भेजा तो वो लोग उसके लोगों को मारकर खा लेंगे। जिसके बाद हमें पेरेम्पॉन की कहानी दिखाई जाती है। पेरेम्पॉन एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट थी, पर एक दिन जब उसका आर्ट एग्जीबिशन होने वाला था तो उसमें उसने बहुत सारे जानवरों की मूर्तियां बनाई थी जो कि रियल जैसे ही दिखते थे। और उस आर्ट एग्जीबिशन में उसका बॉयफ्रेंड उनके बेटे को भी लाया था, जहां जब वो खेल रहा था तो वो एक कुत्ते के स्केच पर गिर गया जिसे कि पेरेम्पॉन ने ही बनाया था। और वो रियल लगे करके उसने उसके पंजे पर ब्लेड लगा रखी थी जो कि उसके बेटे के आंख में घुस गई और उसका बेटा वहीं पर मारा गया। जिसके बाद कोर्ट ने इसे एक एक्सीडेंट बताकर पेरेम्पॉन को छोड़ दिया और फिर पेरेम्पॉन की वो सारी पेंटिंग भी लाखों में बिक गई। पर सबसे ज्यादा महंगी उसके बनाए गए उस कुत्ते का स्केच बिका था जिसके पंजे से उसके बेटे की जान गई थी। और तब से पेरेम्पॉन को लगने लगा कि उसी की वजह से उसके बेटे की जान गई है। अगर वो उस स्केच पर ब्लेड नहीं लगाती तो उसका बेटा आज जिंदा होता। इसलिए वो अपने आप को सजा देने या फिर कहें अपने आप को माफ करने के लिए इस जेल में आई थी। वहीं अब हम यहाँ देखते हैं कि ये लोग लॉयलेंस यानी कि डागिन भाभी के नीचे के सेल में रहने वाले लोगों को मारकर पकाकर खा रहे थे। जिसके कुछ टाइम बाद एक दिन डागिन भाभी अपने लोगों के साथ प्लेटफॉर्म से नीचे भी आ जाता है। जिसके बाद इन दोनों ग्रुप में भयंकर मारकाट लड़ाई होती है जिसमें सभी लोग मारे जा रहे थे। फिर आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ लाशों के ढेर लग चुके थे और सिर्फ पेरेम्पॉन और ट्रिमगासी ही सही सलामत बचे हुए थे, जहाँ इन्हें डागिन भाभी भी घायल पड़ा मिलता है। जिसे पेरेम्पॉन कहती है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार सकती हूँ, पर वो ऐसा नहीं करती। वो इसे ट्रिमगासी के चाकू से मार देती है। जिसके बाद महीने के आखिरी दिन यानी कि जब उनके सेल को बदलने वाले थे तो पेरेम्पॉन अपने मुंह में उस कुत्ते की पेंटिंग को दबा लेती है क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बेहोशी की गैस छोड़ने वाले थे। वो यहाँ ट्रिमगासी को भी अपने साथ आने के लिए कहती है, पर ट्रिमगासी कहता है कि यहाँ हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और वो यहीं रुकना चाहता है। कुछ टाइम बाद सभी सेल्स में बेहोशी की गैस छोड़ दी जाती है। इसके बाद फिर से हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जो कि उस पिरामिड स्लाइड के टॉप पर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ एक बच्चा उस स्लाइड के टॉप पर पहुंच जाता है तो तब उस पर एक लाइट पड़ती है और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से 2 लोग आते हैं जो उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर हम मिहारू की बेटी को भी देखते हैं, पार्ट 1 वाली। फिर वहाँ सेल में हम देखते हैं कि अब इस पूरे जेल की ग्रेविटी 0 कर दी गई थी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आकर सारी लाशों को बांधकर इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने पेरेम्पॉन को भी मरा हुआ समझकर उसे बांधा था, पर वो मरी नहीं थी। वो जब आंख खोलती है तो देखती है कि सारी लाशों को 333वें लेवल के नीचे ले जाया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सभी सेलों की सफाई कर रहे हैं। तब यहाँ पेरेम्पॉन उन लाशों के ढेर से 333वें लेवल के बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वो देखती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसी बच्चे को यहाँ बेड पर रख देते हैं जो पिरामिड स्लाइड के टॉप पर पहुंचा था। जिसके बाद वो लोग लाशों के ढेर को 333वें लेवल के नीचे फेंक देते हैं और फिर ग्रेविटी की मदद से तैरकर ऊपर जाने लगते हैं, यानी कि यहाँ से बाहर। अब पेरेम्पॉन के पास भी मौका था यहाँ से बाहर जाने का, पर जब वो उस छोटे बच्चे को देखती है तो उसे अपने बेटे की याद आ जाती है और वो सोचती है कि अगर उसके पास एक मौका होता तो वो अपने बेटे को बचा लेती। इसलिए अब वो उस बच्चे के पास जाती है और उसे उठाकर उसे भी अपने साथ ले जाने लगती है। पर तभी उसका सिर एक दीवार से टकरा जाता है जिससे वो टकराकर बेहोश हो जाती है। और फिर अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो उसी बच्चे के साथ यहीं सेल में थी। तो वो अब इस बच्चे को अपने साथ इस प्लेटफॉर्म पर रखती है और उसे 333वें लेवल के नीचे ले जाने लगती है, जहां जब वो सबसे नीचे पहुंचती है तो वहां बहुत सारे लोग थे और इन्हीं में हम पेरेम्पॉन के पुराने मरे हुए सभी सेलमेट को भी देखते हैं। जिसका मतलब था कि यहाँ जितने भी लोग थे वो सब मर चुके थे और पेरेम्पॉन भी मर चुकी थी क्योंकि उसके सिर में चोट लग गई थी। अब यहाँ वो सभी पेरेम्पॉन को कहते हैं कि उसका सफर अब खत्म हुआ, इसके आगे का सफर इस बच्चे को अकेले तय करना है। जिसके बाद वो पेरेम्पॉन को अपने साथ ले जाते हैं और फिर कुछ टाइम तक कई लोग इसी तरह एक एक बच्चे को यहाँ लाते रहते हैं। और फिर एक दिन गौरंग भी एक बच्ची को लेकर यहाँ नीचे आया जिसे कि ट्रिमगासी अपने साथ ले गया, जिसका मतलब था कि गौरंग भी पार्ट 1 में मर चुका था और अब यहाँ उसे पेरेम्पॉन मिलती है। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, शायद पेरेम्पॉन का बॉयफ्रेंड गौरंग ही था, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे।
जिसके बाद ये दोनों गले मिलते हैं और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाकी अगर आप इसके पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा।